मैं हूं रमेश कुमार और हम लोग कर रहे हैं कौन सा हिस्ट्री बाय लूसेंट। ओके, तो आज हम लोगों का ये थर्ड वीडियो है इसमें। तो फर्स्टली इसमें देखते हैं कौन सा आज पढ़ना है हमें, वैदिक सभ्यता। ओके, तो वैदिक सभ्यता, वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया जाता है। एक तो ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, और दूसरा उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया। ओके, आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान एशिया को माना। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ओके, कि मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ माना है, तो कहाँ माना है, एशिया को। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को ही हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जबकि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि ये कौन सी है, ग्रामीण सभ्यता। ओके, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बटा था: कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। ये बढ़ते हुए क्रम में है। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहते थे, विष के प्रधान को विषपति, जन के शासक राजन कहलाते थे। ओके, राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। ओके, रथ, सूत, रथकार तथा कर्मादि आदि नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। ये पूछा आपसे ओके एग्जाम में। इनकी संख्या राजा सहित 12 हुआ करती थी। ओके, यदि नेक्स्ट देखें तो जो पुरफ है, दुर्गपति को कहते थे एवं इस पर जनता की गतिविधियों के देखने वाले गुप्तचर होते थे। ठीक है, तो पुरब दुर्गपति एवं इस पर जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर थे। तो ये दोनों कौन थे, गुप्तचर। ओके, वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अधिकारियों को, अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ये शब्दावली आपसे पूछी जाती है कि वैदिक काल में उग्र कौन होते थे। ओके, कुछ राजाओं के नाम इस तरह से, जैसे दिशा उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम। तो पूर्व में, पूर्व के लिए प्राची शब्द था। प्राची का जो राजा होता था उसे सम्राट कहते थे। ओके, इसलिए मगध के हम लोग सम्राट पढ़ते हैं ना, मगध। पश्चिम, पश्चिम में प्रतीची, ओके, इसके लिए शब्द था। यहाँ सौराष्ट्र कहते हैं, गुजरात साइड सौराष्ट्र शब्द होता है। उत्तर, उदीची इसके लिए शब्द आया। उत्तर के राजाओं को विराट कहते थे, विराट नरेश। ओके, मध्य में राजा ही कहते थे, मध्य देश के राजा। दक्षिण में भोज। ओके, ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है, यानी जुडिशियल सिस्टम का कोई भी उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की सभा थी। ओके, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थीं। ओके, युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गवष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। किसके लिए, गवष्टि, जिसका अर्थ है गायों की खोज, क्योंकि यहाँ अधिकतर युद्ध गायों के लिए ही होते थे, गायों की प्राप्ति के लिए। ओके, ऋग्वेद में एक युद्ध का वर्ण मिलता है जिसका नाम है दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परशुणी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था, ओके, ना कि जन्म पर आधारित। तो अभी वैदिक काल में कैसा था, ये जो विभाजन था, वर्ण विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, तो 10वें मंडल का नाम क्या है, पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए। ये सब एग्जाम के पॉइंट से उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ओनली ये वाला है 10वें मंडल को क्या कहते हैं, पुरुष सूक्त, और इसमें क्या उल्लेखित है, चतुर्वर्ण। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हड़प्पा हमने पढ़ा था वह कैसा था, मात्र सत्तात्मक था।
समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। ओके। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ओके, बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। उपनिषदों की कुल संख्या यदि देखें तो 108 है, यहाँ फैक्ट्स के रूप में दे रखी है। महापुराणों की संख्या 18 है, अष्टादश। वेदांगों की संख्या 6 है। ओके, यदि हम लोग और नेक्स्ट इसमें देखें तो विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। नॉट इम्पॉर्टेंट है ना, सोसाइटी अगर आपको लिखना है तो उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्ण है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये नाम पूछता है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। तो एक और कौन नाम हो गया? गार्गी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था, यह वनस्पति से बनता था। ओके, सॉरी फॉर दैट, वो स्क्रीनशॉट आ गया था। ओके, चलिए जरा हम लोग नेक्स्ट इसमें करें। आर्य मुख्य 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। एक वास, अधिवास और उष्ण। अंदर पहनने वाले कपड़ों को नेवी कहा जाता था। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक, ये 6 दर्शन है। इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते ही आते हैं। 60 दर्शन भी कहते हैं इन्हें। ओके, तो पहला दर्शन है चारवाक दर्शन, और इसके प्रवर्तक कौन है? चारवाक। इसका प्रसिद्ध वाक्य है ऋणम कृत्या घृतम पिबेत। ओके, यह कह सकते हैं यह भौतिकवादी दर्शन है। दूसरे यदि हम लोग देखें तो कौन सा है? योग के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। सांग के कौन है? कपिल। न्याय के हैं गौतम। और फिर ये मीमांसा, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के वादनारायण, वैशेषिक के कणाद या उलूक। ये वाले चारों तो एग्जाम में सबसे ज़्यादा आपके पूछे ही जाते हैं। ओके, आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं द्रुत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। यहाँ फर्स्ट देखिए, आर्यों का प्रमुख क्या था? पशुपालन, डोमेस्टिकेशन। ओके, ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। गाय को अधन्या न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है। ओके, गाय की हत्या करने वाले और उसे घायल करने वाले के लिए वेदों मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा गया। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। ये बिल्कुल एग्जाम में पूछा गया कि पणी कौन कहलाते थे? तो पणी कौन थे? व्यवसायी। ओके, लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। बार्टर सिस्टम था, अर्थात जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आज भी अभी है कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु खरीद लेना। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को वैकनॉट, सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। ओके, यदि हम लोग देखें जरा ऋग्वैदिक नदियों के प्राचीन नाम, इससे भी आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इन्हें आप याद करिए। ओके, देखते हैं हम लोग जो प्राचीन नाम है और उसका आधुनिक नाम। तो कुब्र जो था कुर्रम नदी का प्राचीन नाम है। कुभा, काबुल, ये वाला तो बिल्कुल याद कर लीजिए। वितस्ता या झीलम, आपने देखा होगा सिकंदर और पोरस जब पढ़ा होगा, अगर नहीं तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वितस्ता या झीलम का युद्ध हुआ था, जिसे हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहते हैं। अगला है अस्कनी चेनाब, परुषणी रावी, सुतुद्री सतलज, विपासा व्यास, सदा नीरा गंडक, दृष्टि घग्गर,
गोमती का गोमल, स्वस्तु का स्वाग। जिसमें से आपको मोस्टली याद करना है वितस्ता, चिनाब, परुषणी, सतुद्री, विपासा और सदानीरा। ओके, आप क्या करिए, इनके नाम ऐसे याद करिए ना, वितस्ता, झेलम, एक साथ लिख लीजिए, अलग अलग मत याद करिए। जैसे यहाँ लिखिए आपने नोट्स में वितस्ता, झेलम, और ये एक साथ याद करिए ऐसे कि एक नाम है वितस्ता, झेलम, तो याद हो जाएगा आपको बहुत जल्दी। ओके, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। हम लोग देखें ऋग वैदिक कालीन देवता, तो इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता था। अग्नि जो था देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ की भूमिका। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक एवं ऋतु परिवर्तन। ओके, ध्व जो था आकाश के देवता, सबसे प्राचीन। सोम वनस्पति के देवता हैं। उषा प्रगति एवं उत्थान के देवता। अश्विन विपत्तियों को हरने वाले, अश्विन जैसे आर अश्विन है इंडिया टीम में। पूषण पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। मरुत आंधी तूफान का देवता। ओके, उत्तर वैदिक काल में राजा राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ करता था, अर्थात जिसे घोड़ा छोड़ करके। ओके, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा, बाय बर्थ हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें यदि ओके, तो उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं। ओके, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल के सिक्कों के प्रचलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछता है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। गायत्री मंत्र सावित्र नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। ओके, सावित्र या सावित्री, इसे क्या लिख सकते हैं, सावित्री। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। ऋग्वेद के 30वें मंडल में ये। ओके, 3rd मंडल। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का देखें तो पुराना नाम क्या है, जय संहिता। ओके, इसका पुराना नाम क्या है, जय संहिता। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। वेदांत जो थे दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र तथा वेदांत सूत्र की रचना बादरायण ने की थी। ओके, तो वैदिक सभ्यता से कंप्लीट हमने जो लूसेंट में दे रखा था उसे कंप्लीट कर लिया। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं इसी में जो कौन सा दे रखा, महाजनपदों का उदय। ओके, तो यदि देखें महाजनपदों का उदय। ओके, बुद्ध के जन्म के पूर्वी 6वीं शताब्दी से पूर्व भारत में 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है तथा जैन ग्रंथ एक और है, कौन सा, भगवती सूत्र, उससे भी हमें इस विषय में जानकारी प्राप्त होती है। हम लोग प्रमुख जनपद और उनकी राजधानी देखेंगे। ओके, तो अंग जो महाजनपद था, अंग की राजधानी क्या थी, चंपा, और ये कहाँ है, भागलपुर, मुंगेर, बिहार में। अभी आपने अगर नया वाला महाभारत देखा होगा तो ये पूरे 16 के 16 उसमें वर्णित हैं, पुराने वाले में भी हैं। अंग देश आपने देखा होगा, जब जो दुर्योधन है जब कर्ण से मित्रता करता तो उसे अंग देश का राजा घोषित करता, तो उसकी राजधानी याद कर लीजिए क्या थी, चंपा। ठीक है, जो बिहार वाला क्षेत्र था।
मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी, बाद में वैशाली भी हुई, फिर पाटलिपुत्र हुई फाइनली। ठीक है, कहाँ पे ये? पटना गया बिहार में। काशी की राजधानी क्या है? वाराणसी। काशी वाराणसी आप जानती हैं, यूपी। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र, यूपी। वज्जी का नाम है वैशाली, विदेह या मिथिला कह सकते हैं, जहाँ की सीता जी थी। ठीक है, विदेह नरेश या मिथिला, ये मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र कहलाता है बिहार में। ओके, फिर देखें कौशल, तो इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। फैजाबाद उत्तर प्रदेश में है। अवंती, उज्जैन, महेशमती, मालवा मध्य प्रदेश। ठीक है, ये याद रखिए, ये कई एग्जाम पूछा जाता है कि अवंती किसका प्राचीन नाम है ना, उज्जैन वाले का। या इसकी दो राजधानी थी, उज्जैन और महेशमती। मल्ल, ठीक है, इसका क्या राजधानी है? कुशावती, देवरिया उत्तर प्रदेश। पांचाल, अहिछत्र या काम्पिल, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। आपने पांचाल नरेश सुना होगा, या पांचाली द्रौपदी के लिए कहा जाता है, क्योंकि वो इसी प्रदेश से ही थी। ओके, फिर यदि देखें चेदी, शक्तिमती, बुंदेलखंड। ठीक है, ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, इसका मोस्टली भाग, ठीक है, एमपी में भी आता है, तो एमपी प्लस यूपी कह सकते हैं। ओके, चेदी, शक्तिमती। कुरु, इंद्रप्रस्थ। ठीक है, इसे तो जानते हैं, जहाँ युधिष्ठिर शासक बने थे, कुरु इंद्रप्रस्थ। आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ। मत्स्य, इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर, ये जयपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र है। कंबोज की राजधानी थी हाटक, ये भी यूपी में ही है। सूरसेन, मथुरा, जरासंध को तो याद कर देखा होगा आपने, यहीं के शासक थे। ओके, अस्मक, पोटली या पोतन, गोदावरी नदी क्षेत्र, यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। जो दक्षिण में था, ये पूछता है कि दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था आपका? ठीक है, अस्मक। फिर देखते हैं गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, रावलपिंडी, पेशावर, पाकिस्तान। आप मामा सपनी को तो जानते होंगे, ठीक है, महाभारत में वो यहीं के थे। तो गाइस, हम लोगों ने इसे पूरा कंप्लीट कर लिया। ओके, इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट करेंगे जैन और बुद्धिज्म। ओके, होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ यदि आप लोग पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सभी